हेलो बच्चों, लेके आया हूं आज सीएमए इंटर दिसंबर 22 का क्वेश्चन पेपर, जिसको सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। और ये बताकर बहुत ज्यादा खुशी होती है, 95% ऑफ द पेपर वॉज कवर्ड फ्रॉम द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड। एंड यस, एक और सितारा टैक्स फंडास के नाम। चलिए जी, शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। एक बात याद रखिएगा कि भाई गलत भी हो जाए आपके आंसर्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, क्योंकि 100 नंबर नहीं लाने हैं, 70-60 भी आ जाएंगे, बहुत मोर देन इनफ। क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशन जिनको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएंगे। तो चलो जी, कमर की पेटियां बांध लीजिए, माई प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ। सीएमए इंटर टैक्स दिसंबर 22 का आंसर्स। यस, पेपर ठीक था, ऐसा नहीं, बहुत क्रॉस सेक्शंस के बारे में इनमें पूछा गया था। जिसने मन लगा के क्लासेस अटेंड करी थी, पढ़ाई करी थी, उसका पेपर हो गया होगा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन जो है कंपल्सरी क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चंस है 8, जरा देखिएगा, क्वेश्चंस है 8। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन है 25 मार्क्स का। यस, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो 15 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चंस। तो 15 5 जा 75, 5 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन 25 नंबर का, टोटल 100 मार्क्स का। लेकिन चॉइस थी, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी था, बाकी 7 में से 5, बाकी 7 में से 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी 25 मार्क्स, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 आपके 7 क्वेश्चंस, 15-15 मार्क्स के, जिसमें से 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे। तो टोटल 100 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, श्रीराम वॉज बोर्न ऑन 1 अप्रैल 1962, हैज टोटल इनकम 7,50,000 एंड असेसमेंट ईयर है 22-23। असेसमेंट ईयर है बच्चों 22-23। 115 बीएससी में ऑप्ट किया है। जो 115 बीएससी में ऑप्ट करते हैं, एज का कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे 2.5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपीज की, 7.5 लाख की, 10 लाख की, 12.5 की, 15 लाख की लिमिट लगेगी। तो अप टू 5 लाख 12,500 रुपए, 5 से 7.5 लाख, हाँ जी 25,000, क्योंकि 2.5 लाख का 10% 25,000, तो ये बन गया 37,500। उसका 1.04 दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आंसर आ गया 39,000। सिंपल क्वेश्चन, बट यस 115 बीएससी में था, यहां गलती हो सकती थी, बच्चों ने उसको 60 इयर्स का बना दिया होगा। वैसे 60 इयर्स के हैं ये, 1 अप्रैल 1962 का हैप्पी बर्थडे है, तो ये 31 मार्च 1962 को 60 टच कर गए थे। टच मी टच मी टच मी, और आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलता, 3 लाख की लिमिट का बेनिफिट मिलता अगर आप 115 बीएससी में नहीं होते। लेकिन ये 115 बीएससी में है, वहां पर क्या सीनियर क्या नॉन सीनियर, सब सेम है। गुप्ता जी 56 साल के हैं, सैलरीड इंप्लॉई हैं, उनकी सैलरी इनकम कंप्यूटेड है, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर चुके हैं, और वो है 4 लाख रुपए। शॉर्ट टर्म कैपिटल 111 में 15%, शॉर्ट टर्म कैपिटल 111 में 15%, तो 1.5 लाख का 22,500 हो जाएगा, 4 लाख का 75,000 हो जाएगा, टोटल टैक्स 30,000 आएगा, 1.04 एजुकेशन सेस 31,200 आंसर आएगा। श्री अंबाला लल, क्या नाम है, बहुत बढ़िया नाम है। टोटल इनकम है 350 लाख, 3.5 करोड़ की, जिसमें बिजनेस इनकम 3 करोड़ की है और रेंटल इनकम 50 लाख की है। 3.5 2 करोड़ से ऊपर का है, 5 करोड़ तक का अगर आपकी इनकम होती है, तो इंडिविजुअल के लिए चाहे वो 115 बीएससी में हो या ना हो, सरचार्ज होता है 25%, तो सरचार्ज 25%। एकनाथ प्राइवेट लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, कंपनी है, और बा में है, बा 115 BAA 22% का टैक्स लगता है, 50 लाख का 22%, 10% फ्लैट सरचार्ज लगता है, और 1.04 एजुकेशन सेस लगता है, तो टैक्स लायबिलिटी आ जाती है मेरे बच्चे 12,58,400, 12,58,400। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो एमसीक्यू में आता है। ये जी गारमेंट्स की ट्रेडिंग करते हैं, उनके बाद इन्होंने लोन लिया एसबीआई से,
और उस लोन का जो ब्याज है वो टोटल है 5,20,000 और उसमें से 1,10,000 तो इन्होंने 2.5 लाख तो जिसमें से इन्होंने पे कर दिया 31 मार्च तक और 1,10,000 यस पे कर दिया ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक। तो गाइस 43B के प्रोविजंस कहते हैं कि अगर आपने बैंकों का लोन लिया है तो कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है 31 मार्च तक, नहीं तो DDR तक। तो आपने 2.5 लाख रुपए 31 मार्च तक दे दिए, 1,10,000 DDR तक पे कर दिए, 3,60,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बाकी जो आपका 3,60,000 माइनस 520 है 1,07,000 1,60,000 उसकी डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगी इस साल, वो जब मिलेगा जब पे करो। 43B का प्रोविजन है PGBP का। मिस माला इंटरेस्ट फ्री लोन लेती है एम्प्लॉयर से अपने पर्सनल खर्चों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 तक का इंटरेस्ट फ्री लोन एग्जेम्प्ट होता है। या मेडिकल लोन लिया जाए रूल 3A की डिजीज के लिए। संगमा हैज टी एस्टेट इन असम, चाय के बागान है, 10 लाख की कंपोजिट इनकम आई है। हम उसको 60-40 के रेशियो में डिवाइड करते हैं तो 10 लाख का 60% 6 लाख एग्रीकल्चर इनकम है, दैट इज एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल 4 लाख। डॉक्टर रमेशन को 1 लाख रुपए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले हैं फ्रॉम अ मेडिकल सर्विसेज फ्रॉम अ सोशल क्लब, सरकार से मिले है ना, वहां पर ये 1017A में एग्जेम्प्ट हो जाता है, या सरकार द्वारा अधिकृत एसोसिएशन से मिले। ये खाली सोशल क्लब वर्ड लिखा है तो मैं इसको 1017A में नहीं ले रहा हूं और इसलिए 1 लाख रुपए को मैं टैक्सेबल कर रहा हूं। अगर 1017A की कंडीशंस में आ जाता तो एग्जेम्प्ट हो जाता। उसके बाद गाइस मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी 30,000 रुपए के किराए पे लेट आउट करी हुई है तो 3,60,000 रुपए किराया आ गया। म्युनिसिपल टैक्सेस 60,000 रुपए पे किए हैं, पेमेंट बेसिस पे होते हैं, चाहे 4 साल पहले के हो या 4 साल आने वाले के हो। 3 लाख का आपको इसमें से डिडक्शन 30% की 90,000 की मिल जाएगी 24A के अंतर्गत, तो आंसर आ जाएगा 2,10,000। उसके बाद गाइस हमारे जो रंजीत साहब हैं 50 साल की एज है, लॉटरी की विनिंग है 25 लाख लॉटरी की विनिंग है। लॉस HP का है बेटा, HP का लॉस आप लॉटरी विनिंग सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉटरी विनिंग पे 115 BB का सीधा 30% टैक्स रेट लगेगा जो 7.5 लाख रुपए होगा और इसके अंदर प्लस आपका धनिया मिर्ची लगेगा तो 7.5 पे आपका 30,000 रुपए है ना, 4% धनिया मिर्ची 7.5 पे 4% धनिया मिर्ची 30,000 रुपए, 7,80,000 रुपए आपका टैक्स है, जिसमें से TDS भी कट गया होगा लेकिन यहाँ पर TDS कटने की बात कुछ लिखी नहीं है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी जो बनती है 7,80,000। मैच द फॉलोइंग, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस थे। कहते हैं जी मैक्सिमम लॉस अंडर HP जो आप दूसरी इनकम सेट ऑफ कर सकते हो, मैक्सिमम लॉस वो 2 लाख रुपए है। यस, अगर हम बात करें मैक्सिमम डिडक्शन अंडर 80 EEA की जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए है। अगर हम बात करें बच्चे डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय 5,000 रुपए है, वो ये 5,000 रुपए आ गई। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कितने साल कैरी फॉरवर्ड होता है? स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 4 साल कैरी फॉरवर्ड होता है गाइस, 4 साल कैरी फॉरवर्ड होता है। और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है गाइस? अनलिमिटेड साल अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये हो गए जी हमारे 10 और 5 15 नंबर जेब के अंदर। नेक्स्ट, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। Whether a person stays less than 180 days in the year, yet all his income accrued in India is taxable. This is a true statement. इंडिया में जो अक्रू हो जाती है, चाहे आप 180 दिन रहें, 1 दिन रहें, doesn't matter, वो टैक्सेबल होती है। This statement is true. बच्चे ने फॉल्स लिख रखा है लेकिन। इंडिविजुअल कैन नॉट क्लेम 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। नो, यू कैन क्लेम 2 प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड। 23 क्लॉज 4 सेक्शन है, 23 क्लॉज 4 सेक्शन है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। टाइम लिमिट फॉर री इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन बॉन्ड्स अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। 6 महीने की टाइम लिमिट है 54 EC के अंतर्गत, 6 महीने की टाइम लिमिट और DDR। इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन नॉन रेजिडेंट है, सीनियर सिटीजन मतलब ही रेजिडेंट होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बनाया है, लेकिन वेरी सीनियर सिटीजन का मतलब ही क्या होता है? मिनिमम 80 इयर्स प्लस रेजिडेंट, लेकिन वो मान रहे कि नॉन रेजिडेंट है और 80 साल की है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, बिल्कुल सही, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। और एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 1,000 पर मंथ। नो बेटा, 100 रुपए मैक्सिमम 2 चाइल्ड पे, 10 क्लॉज 14, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स।
रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बेटा 1010B के अंतर्गत 5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। माइनर इनकम क्लब होती है तो 1032 के अंदर 1500 रुपए की छूट मिलती है, वो भी जब जिसके हाथ में क्लब हो रहा है वो 115 BAC क्लेम नहीं कर रहा हो। पेटेंट का डेप्रिसिएशन 25% होता है गाइस, 25 वो सारे इंटेंजिबल एसेट्स पे ही 25 होता है। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पेनल्टी ऑफ फेलियर टू फाइल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 271B में 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लेस, तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही होगा। और गुड्स कैरेज 7 टन का है तो यानी कि वो हैवी गुड्स कैरेज नहीं है, तो उसकी जो इनकम निकाली जाती है वो क्वेश्चन में फ्रेमिंग में गलती है, 7,500 रुपए महीना लिया जाता है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो कहीं ना कहीं लिखना चाहिए था डीम्ड इनकम, ऐसे लिख दिया फॉर अ गुड्स कैरी विद 7 टन कैरिंग कैपेसिटीज रुपीज डैश पर मंथ। ऐसे कोई इंग्लिश होती है क्या बनाई है इंग्लिश, आई डोंट नो किसने बनाया। डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। एल्बर्ट बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, लेफ्ट इंडिया ऑन 5/11/21 फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू मलेशिया, ही डिड नॉट विजिट इंडिया दिस ईयर। तो वो इंडिया में 182 दिन रहने के बाद जा रहा है, 5 नवंबर 2021 को छोड़ के गया है। अब बेटा फर्स्ट बेसिक तो लग जाएगी और उससे पहले हमेशा इंडिया में था तो ROR माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एडिशनल कंडीशन 6 की पूरी नहीं कर पाएगा। 9 आउट ऑफ 10 NR नहीं है, लेस देन 730 डेज नहीं है, क्योंकि ही वाज ऑलवेज इन इंडिया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया तो सेकंड बेसिक नहीं लगेगी ना, फर्स्ट बेसिक तो लगेगी 182 की। Chandar, born and brought up into India, was employed in Singapore since 1/4/17. He stayed India every financial. इंडिया में 70 से 80 दिन आते हैं तो 182 है नहीं। उसके बाद गाइस born and brought up in India, तो विजिट करने आ रहे हैं तो सेकंड बेसिक कंडीशन भी नहीं लगेगी। थर्ड बेसिक कंडीशन वो सिंगापुर में रहते हैं तो वही टैक्सेबल है, तो ये नहीं कह सकते स्टेटलेस पर्सन है, तो वो नॉन रेजिडेंट सिंपली कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहे। दिलीप फॉरेन सिटीजन है, कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एक्स लिमिटेड एंड स्टेड इन इंडिया फ्रॉम 5 जून 21 एंड रिमेन इंडिया 31 मार्च। तो वो इंडिया में आया है फॉरेन सिटीजन, 182 दिन तो उसके हो गए तो रेजिडेंट तो बन गया, लेकिन उससे पहले मैं मानता हूं इंडिया में कभी नहीं आया, तो वो 6 की एडिशनल कंडीशंस पूरी कर रहा है, तो आया भी है और नया भी नहीं भी, तो RNOR बन जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2B, देखो जी क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 25 नंबर अपनी जेब में कर लिए। 25 नंबर कैसे? पहले 10 नंबर MCQs के थे, बिल्कुल क्लियर। B पार्ट 5 नंबर का था 15, C पार्ट फिर 5 नंबर का था 20 और D पार्ट फिर 5 नंबर का था आपके 25। ठीक है, 2A का हमने ये 8 नंबर के 2 + 2 + 4 ये कर लिया। ये B पार्ट आ रहे हैं। B पार्ट है हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, 3 प्रॉपर्टीज निकाल के दे रखी है। इसका सॉल्यूशन मैंने पहले बना लिया कि आप लोगों का टाइम बचे, तो 2B का सॉल्यूशन ये है, जरा इसको देख लीजिए। इसमें एक ही पॉइंट जो मुझे लगा मुश्किल था, एक ये था कि यहां पर हमने लोअर फिगर को लिया है, SGAV 23(1C) सेक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि जो AR है वो लेस देन ER है ड्यू टू वैकेंसी। एक पॉइंट तो यहां पर ये था। दूसरा पॉइंट था म्युनिसिपल टैक्सेस वाला, जहां पर बच्चों ने गलती करी होगी, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस आर दोज टैक्सेस लेवीड बाय द लोकल अथॉरिटी ऑन द प्रॉपर्टी। वो सीवरेज टैक्स के नाम से हो, वाटर टैक्स के नाम से हो, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से, लोकल टैक्स के नाम से हो, तो यहां पर बच्चों ने गलती करी होगी। बाकी इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं थी, बिल्कुल जानलेस क्वेश्चन था। बस इसमें 2 पॉइंट्स मेन थे, एक तो यहां पर लोअर फिगर लिया जाएगा और दूसरा म्युनिसिपल टैक्सेस भी माइनस होंगे। लेकिन सर म्युनिसिपल टैक्सेस तो दिए ही नहीं। अरे दिए तो है, म्युनिसिपल टैक्स 10%, तो ये 10% किसका करना है? म्युनिसिपल वैल्यू का करना है। तो 2,40,000 का 10% 24,000, 24,000 5% और अच्छा 36,000 और 14,000 ये, तो म्युनिसिपल टैक्स भी लेंगे, सीवरेज टैक्स भी लेंगे, वाटर टैक्स भी लेंगे और तीनों को ही म्युनिसिपल टैक्स की डेफिनेशन में डाला जाएगा। और जो प्रतिशत लगाने होते हैं वो म्युनिसिपल वैल्यू के लगाने होते हैं। हो गया जी हमारे 25 और 15 40 नंबर का पेपर 15 मिनट में हमसे हो गया। देखिए जरा, तो ये आपको बस प्रोविजंस याद रखने थे, छोटी छोटी बातें पूछी गई थी, वो गलती अगर आपने कर दी है तो फिर मार्क्स कमाएंगे, अदरवाइज नहीं। 3A के अंदर एक प्रॉपर सैलरी का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, ये नहीं बताया गया 115 BAC में है या नहीं, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं 115 BAC में ये नहीं है। अगर होता तो आंसर डिफरेंट होता। आइए जरा 3A के अंदर क्या है, 3A का भी मैंने सॉल्यूशन रेडी किया। बेसिक सैलरी आपकी 6 लाख रुपए है, ठीक है। DA 50% है 3 लाख रुपए।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल होता है, ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ, डम के लिए वो एग्जेम्प्ट होता है 3200 रुपए, बोनस पूरा टैक्सेबल होता है, कमीशन 2 लाख रुपए पूरा टैक्सेबल है, रिफ्रेशमेंट्स को मैंने टी और स्नैक्स मान के एग्जेम्प्ट कर दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया है, ओन्ड है, 15% लेना है, उसके लिए 5 आइटम्स लेने होते हैं, बेसिक, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन, बोनसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस, अदर मॉनेटरी पेमेंट्स। तो बेसिक तो लेने ले लिया, 30,000 का मैंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले लिया, मैंने बोनस ले लिया और मैंने कमीशन ले लिया। डीए रिटायरमेंट का पार्ट नहीं है तो मैं इसलिए डीए को वैल्यूएशन में नहीं लिया। साथ में फर्नीचर दिया गया 4,80,000 का, तो उसका 10% डेप्रिसिएशन बनता है 1,80,000। मेडिकल फैसिलिटीज एम्प्लॉयर के अस्पताल में है तो एग्जाम, गार्डनर है तो मैंने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो है ही है, टैक्स कर दिया। एक मोटर कार बेची है 2 साल पुरानी, तो 2 साल का डेप मैंने माइनस किया। इनफैक्ट ये मोटर कार 3 साल पुरानी है। 3 साल कैसे सर? देखो जरा, ये मोटर कार 18 में ली थी तो 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, तो 1 जून 21 को हो गया और मैंने अगस्त 21 में लिया, तो 3 साल का डेप माइनस करेंगे मोटर कार पे 20% WDV बेसिस पर, तो उसकी सेकेंड हैंड वैल्यू आ जाती है बेटा 5,88,800। 5 लाख की आपको बेच दी गई है तो 88,800, 88,800 विल बी द सेल ऑफ मोटर कार का परचेज। उसके बाद ग्रॉस सैलरी आ जाती है 14,84,800, 16 बने 50,000 की डिडक्शन 14,34,800। अगर एज्यूम मैंने किया है 115 BAC में ये नहीं है, क्वेश्चन में देना चाहिए था। अगर ये 115 BAC में होता तो एक तो 50,000 की ये छूट नहीं मिलती, और बेटा मेरे प्यारे बच्चे उसके बाद बेसिक सैलरी में कोई फर्क नहीं आता, डीए में कोई फर्क नहीं आता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कोई फर्क नहीं आता, बोनस कमीशन में फर्क नहीं आता, रिफ्रेशमेंट्स में टी और स्नैक्स माना है उसमें कोई फर्क नहीं आता, आरएफए में कोई फर्क नहीं आता, मेडिकल तो वैसे भी एग्जाम्प्ट उसमें भी थी, तो खाली फर्क आता यहाँ पर 50,000 नहीं होता, 14,84,800 होता। तो ये सॉल्यूशंस आपको बिल्कुल लिंक पे मिल जाएंगे, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। पहली बात दी हुई है सैलरी ऑफ प्लांटेशन वर्कर। बेटा तो नौकरी कर रहा है ना बंदा किसी फार्म पर, तो जो नौकरी कर रहा है वो तो सैलरी कैसे, वो तो सैलरी है। वो फार्म हाउस वालों की इनकम एग्रीकल्चर है, आप तो नौकरी कर रहे हो ना, तो आपकी तो सैलरी है, इसमें कोई बात नहीं है। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम रीसा कोल माइन, बेटा तो रॉयल्टी मिल रही है, तो रॉयल्टी है, ये तो आपकी रॉयल्टी इनकम है। एग्रीकल्चर कैसे हो गई? ये तो वैसे भी कोल माइन है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू राम पोल्ट्री फार्मिंग लिमिटेड, ये तो आपने किसी को लोन दिया है बेटा, उसका ब्याज मिल रहा है। अब उसका पोल्ट्री फार्म है और पोल्ट्री फार्म तो वैसे भी एग्रीकल्चर में नहीं आता। वैसे भी अगर आपने किसी को लोन दिया होता खेती के पर्पस के लिए, फिर भी वो आपका एग्रीकल्चर नहीं होता, ये तो वैसे ही पोल्ट्री फार्म है। रेंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल, अब इसमें ना डिबेटेबल पॉइंट है कि किसान को जमीन दी है, वो गाय भैंस बकरी वहां पर चढ़ाता है और उसके लिए वो गाय भैंस बकरी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में हेल्प करती है। तो इसका आंसर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में आप एग्जाम में दिए आते कि भाई रेंट रिसीव फ्रॉम यूज ऑफ लैंड, ये लैंड का रेंट है, लैंड एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हम इसको मान लेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर का मतलब होता है उगाना, उसमें सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको एग्रीकल्चर मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते। ऑल्टरनेटिव ओपिनियन दिया ना कि अगर भाई इसका कोई लिंक नहीं है खेती से, जो ये गाय भैंस मवेशी चरा रहा है वो खेती नहीं करता, तो उसका रेंट फिर टैक्सेबल हो जाता। सैपलिंग्स एंड सीडलिंग्स, ये तो बेटा 2(1)(a) की डेफिनेशन में एग्रीकल्चर इनकम है ही। रेंट फ्रॉम फार्म हाउस इन द मिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये रेंट ऑफ फार्म हाउस है, कंडीशन डाल दीजिएगा 2(1)(a) में कि फार्म हाउस का इस्तेमाल कल्टीवेटर यूज करता है कल्टीवेशन के लिए, तो उसको भी एग्रीकल्चर मानते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप डैमेज हो गया था उसका इंश्योरेंस जो अमाउंट होता है वो तो एग्रीकल्चर होता ही है। और उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्ट वेयर द स्टैंडिंग क्रॉप्स आर परचेज, प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्ट वेयर द स्टैंडिंग क्रॉप्स आर परचेज्ड बाय एग्रो फार्म। अब सुनो मेरी बात, इसमें जो फार्मर है ना उसकी तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन ये खड़े फार्म्स या जो खड़ी फसल आपने खरीद ली है उसके लिए एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रो वालों के लिए एग्रीकल्चर नहीं है। तो ये फार्मर के लिए तो एग्रीकल्चर है, एग्रो वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उसने खड़ी फसल किसान से ली है और बेची है, उसने बेसिक ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म नहीं किए, तो इसमें हाँ भी है और ना भी है, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 एक कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें चांसेस थी कि कुछ गलती हो जाए बच्चों से। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4A में 50C नहीं लगेगा, क्योंकि 50C जब लगता है जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ द कंसिडरेशन से ऊपर हो। कंसिडरेशन 2 करोड़ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ 15 लाख है, तो यहां पर एसडीवी इज नॉट ग्रेटर देन 110%, तो प्योर सेलिंग प्राइस 2 करोड़ लेंगे।
उसमें से कॉस्ट जो है 25 लाख रुपए लेंगे एज टू द प्रीवियस ओनर। 317 करंट ईयर का इंडेक्सेशन 100 हमने यहाँ पर मंजुला जे शाह का केस लॉ लगा दिया और इंडेक्सेशन ओरिजिनल ओनर से कर दी। 1% ब्रोकरेज है 200 लाख की, दैट इज 2 लाख। 1% 118.75 लैक्स आया। ये लैंड बेची है और लैंड बेच के घर लिया है तो 54F लेने के आप हकदार बन गए। 54F में ये है नेट सेलिंग प्राइस और 180 आपकी इन्वेस्टमेंट, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 118.75, तो इस रेशो में 107.95 और ये टैक्सेबल LTCG आ गया आपका 10.8 लाख रुपीस। तो यहां पर 50C सेक्शन नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात 54F की एग्जेम्पशन लगेगी और आपका आंसर आएगा 10.8 लाख रुपीस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4B जो है वो डिडक्शंस की बात करता है 80C to 80U। सबसे पहले जो राहुल साहब हैं वो यूटेंसिल्स बनाते हैं और एक हाउसिंग लोन लिया सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस के लिए। लोन वॉज सैंक्शन इन जून 21 फॉर 40 lakhs, बैलेंस 8 lakhs फ्रॉम मेट फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेज, ओन सोर्सेज। तो 48 लाख रुपए का इन्होंने मकान लिया है। अब प्रॉब्लम ये आती है, इन्होंने इंटरेस्ट जो रीपे किया है 2,40,000 पे किया है। अब इंटरेस्ट जो पे किया है उसकी डिडक्शन ये 6A में पूछ रहे, ये 24B की बात नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं दे आर आस्किंग फॉर सेक्शन 80C to 80U। 80C तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट का होता है, वो इंटरेस्ट का नहीं होता। 80EEA का जो लोन बनता है यहां पर, उसमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। समझे बात, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मकान 48 लाख का लिखा है तो 80EEA। अब स्टैंप ड्यूटी के बारे में क्वेश्चन लिखा नहीं तो मैं ये मान लेता हूं यहाँ पे क्वेश्चन ये 40 लाख 48 लाख का है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इसकी 45 से ऊपर हो गई तो 80EEA नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा ऑल्टरनेटिव ओपिनियन ये कह सकते हैं कि भाई मकान 48 का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हो सकता है 40 की, वो तो क्वेश्चन में दी नहीं है, तो ब्याज की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन 2 लाख तक का ब्याज 24B में मिलता है तो यहां पर 40,000 के ब्याज की मिलेगी। तो यहां पर दो ऑप्शंस बनेंगे। अगर आप मान लेते हैं कि ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ऊपर की है तो 80EEA में नहीं आएगा, और दूसरे केस में अगर ये आएगा तो 1.5 लाख तक की ब्याज की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन 24B में अगर डिडक्शन ले ली है उतना अमाउंट फिर 24B में चला जाएगा, 80EA में नहीं आएगा। तो अगर मैं आपको लिखित में बताऊं, क्वेश्चन नंबर 4B का आंसर ऐसे आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4B में आप ऐसे कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, क्वेश्चन नंबर 4B में दो ऑप्शन ले सकते हैं। एक ऑप्शन तो आप ये ले लें कि 80EEA के अंदर ये कवर्ड ही नहीं है। दूसरा, अगर ये 80EEA के अंदर कवर्ड है तो इसको मैक्सिमम 1.5 लाख की मिल जाएगी डिडक्शन। लेकिन 24B में जो ले लिया वो 1.5 लाख में कवर्ड नहीं है। तो अगर हम एक ऑल्टरनेटिव ओपिनियन में भी ऑल्टरनेटिव ओपिनियन देंगे कि भाई 2 लाख वहां ले लिया तो 40 इधर में लेंगे, अगर 24B नहीं लिया तो 1.5 लाख इधर ले लेंगे। दोनों बातें आपकी आ गई। तो EEA में कवर्ड नहीं है क्योंकि 45 से ऊपर हो गया, बात ही खत्म। EEA में कवर्ड है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 से नीचे की है तो 1.5 लाख तक मिलेगी। लेकिन जो 24B में ले लिया वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, प्रमोद एम्प्लॉयड इन लिस्टेड कंपनी अवेल्ड लोन फ्रॉम SBI फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक 15 लाख है विच वॉज बोरोड एट 12 lakhs। इंटरेस्ट पेबल 1 lakh 70 80EEB में आ जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 1.5 लाख तक का ब्याज की डिडक्शन मिल जाती है, चाहे वो पर्सनल हो ऑफिशियल हो। वैसे ऑफिशियल होती तो वो PGBP से ही माइनस कर लेते, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट जो है वो पर्सनल मोटर व्हीकल का है और वो आप आराम से ले सकते। प्रीति प्राइवेट लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 lakhs टू इलेक्टोरल ट्रस्ट and incurred 90,000 on advertisement brochure of a political party। बेटा ये 80GGA के अंदर आप पॉलिटिकल पार्टीज की डोनेशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट की डोनेशन अलॉन्ग विद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दोनों ले सकते हो। तो 5 लाख प्लस 90,000, 5,90,000 की डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगी। यस, हाँ, नॉन कैश मेथड से पे करना है। और GTI ऑफ एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ 11 lakhs फ्रॉम कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये 80JJA सेक्शन है जहां पर 100% प्रॉफिट 5 years मिलता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इकट्ठा करके प्रोसेस करता है 5 साल तक। तो 1819, 1920, 2021, 21-22 हमारा ये चौथा साल है। 21-22 मिल जाएगी 100% डिडक्शन 11 के 11 लाख रुपए की। तो पहले एक केस के अंदर मैंने आपको ऑप्शंस बताई हैं, यहां पर आपने EEA की दोनों ऑप्शंस लगेंगी।
प्रमोद वाला जो केस है सेकंड वाला, ईईबी में 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी। प्रीति वाले केस के अंदर 5,90,000 की डिडक्शन मिलेगी, यहां पर 11 लाख की डिडक्शन मिलेगी। 5A जो क्वेश्चन है, 5A जो क्वेश्चन है वो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बात करता है। 3 ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, प्लांट मशीनरी का, फर्नीचर फिक्सचर का, बिल्डिंग का। ओपनिंग ब्लॉक में परचेजेस ऐड करेंगे, सेल कोई दिया नहीं है तो ये क्लोजिंग WDV आ गया। प्लांट मशीनरी का 15% डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट लगाना है, फर्नीचर फिक्सचर पे 10 लगाना है, बिल्डिंग पे भी 10% लगाना है। फर्नीचर फिक्सचर और बिल्डिंग में कोई प्रोवाइजो वाली एसेट नहीं है तो सीधा 2 लाख का 10% लगा दिया, 24,90,000 का 10% लगा दिया, 2,49,000। नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन है वो हमने लगाया प्रोवाइजो वाली एसेट पे, 10 लाख वाली एसेट पर, क्योंकि उस पे ही प्रोवाइजो लगना है 7.5%। बाकी 25 लाख पे हमने पूरा 15% लगा दिया। हाँ जी, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइजो वाली एसेट है वो ही आपकी न्यू एसेट है। एक नई एसेट और ली है लेकिन वो है पुरानी, ओल्ड एसेट्स पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, इट शुड बी अ न्यू एसेट। तो 10 लाख का 10% हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा दिया, और ये 8 लाख की एसेट पुराने साल थी, इसका 10% हमने और लगा दिया, क्योंकि वो लास्ट ईयर आपने 180 दिन से इस्तेमाल कम करी थी। तो इस साल की जो न्यू एसेट है 10 लाख, उस पर 10%, पुराने साल की जो न्यू एसेट है उसका 10%। तो टोटल हमारा डेप्रिसिएशन 6,30,000, 20,000 रुपए और 2,49,000 आ गया। देखिए जरा, सिंपल एज दैट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका 5B जो है, 5B के अंदर आपका एक तो 44AD वाला बिजनेस है और एक 44AE वाला बिजनेस है। दो प्रिजम्पटिव बिजनेसेस हैं, 44AD और AE। इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लैरिटी की कमी थी तो अजम्पशन बेस्ड करना पड़ेगा। 44AD में 2 ऑप्शंस आएंगे। एक तो हमने टर्नओवर ली है 1.7 करोड़ की, 2 करोड़ तक वाला बंदा ये ले सकता है। यस, इसमें कैश की जो अमाउंट है वो 60 लाख, तो जो कैश का अमाउंट है उसका तो आपको 8% लगेगा। बाकी का सबका मैंने ये मान लिया कि वो सही वाला है, उसका हमने 6% कर दिया। वो 11 मेथड से पेमेंट आए ना, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ECS थ्रू बैंक अकाउंट और रूल 6 अब्बा के 8 मेथड्स, तो 6% लगेगा। तो डीम्ड इनकम आ जाएगी 11,40,000। और यहां पर एक आपके पास 2 ट्रक हैं, लाइट वेट ट्रक्स हैं, क्योंकि वो 12,000 किलो से ज्यादा के नहीं है, 12,000 किलो तक के हैं। 12,000 किलो से ज्यादा के होते तो वो फिर 1,000 रुपए पर टन में जाते, तो इसलिए 7,500 रुपए के 2 महीने के हिसाब से 2 ट्रक हैं। और ये खरीदे कब हैं गाइज? ये खरीदे आपने 25/5 को है, तो पूरे 11 महीने के हमने लगा दिया 1,65,000। ऑल्टरनेटिव आंसर एक इसका ये बनेगा कि भाई आपका जो गलत वाला तरीका है वो 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का 8%, और सही वाला तरीका जो है वो 70 लाख का 6%। इसके पीछे क्या कहानी है थोड़ा सा समझा दूं, आओ जरा। कहानी ये है कि आपकी जो टर्नओवर है वो है 1.7 करोड़, 1.7 करोड़। 1.7 करोड़ में जो कैश का अमाउंट है वो है 60 लाख। इस पे तो सीधा परसेंट आपका 8% ही लगना है, कोई दो राय नहीं है। रही बात 1.7 में से माइनस कर दीजिए, उसमें लिखा 40 लाख रुपए 31 मार्च तक, ये सही वाले, तो 40 लाख रुपए 31 मार्च 2022 तक आ गए, तो इस पे तो आपको 6% ही लगेगा क्योंकि ये बैंकिंग चैनल के थ्रू लगे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका DDR तक अमाउंट आ गया है, DDR तक जो अमाउंट आ गया है वो 30 लाख आ गया है, इस पर भी 6% लगेगा। अब रही बात 60 और 40, 1 करोड़ 1 करोड़ 30, रही बात 40 लाख जो रह गए उनको किस पे डालें, 8 या 6 पे? क्वेश्चन साइलेंट है। एक ओपिनियन ये आ रही है कि भाई वो 40 लाख भी आपके सही तरीके के थे, तो जब सही तरीके के थे तो 40 सही हो गया, 30 सही हो गया, 40 सही हो गया, तो 1-10 सही हो गया, तो मैंने ऑप्शन नंबर 1 ले ली कि भाई 1-10 सही तरीके का था, तो इसमें 6 लगा दी। दूसरी ऑप्शन कहती है नहीं, ये 40 लाख गलत तरीके का था, यानी कि इसका पैसा DDR तक नहीं आया, तो 60 और 40, 1 करोड़ आपका 8% पे डालेंगे, तो 1 करोड़ 8% पे, 70 लाख 6% पे। तो ऑल्टरनेटिव आंसर भी आप यहाँ पर ये दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 8% है टर्नओवर का, लेकिन अगर टर्नओवर 11 मेथड से रियलाइज हो जाए DDR तक तो 6% कर देते हैं। तो बाकी जो 40 लाख है उसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, तो ऑल्टरनेटिव वाली ओपिनियन भी सही लग रही है मुझे। दोनों दे दिया करो, टेंशन खत्म, बात खत्म, कि दिखा दीजिए कि हम इंटेलिजेंट हैं, हमें आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में P&L अकाउंट है, 56 साल के अशोक है, उनकी आपको टोटल इनकम निकालनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैंने बनाया आप लोगों के लिए, टाइम बचाने के लिए। आपका ग्रॉस प्रॉफिट 10,50,000 है, रेंट आपका 2,70,000 है,
कार के खर्चे 10,000 है, मेडिकल के खर्चे 13,000 है, एडमिनिस्ट्रेशन के 1,30,000 है, सैलरी है 90,000 रुपए, नेट प्रॉफिट है 5,37,000। इसको यूज करते वक्त हमने क्या दिमाग में रखा, मेडिकल एक्सपेंसेस में से कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो हटाए, इनकम टैक्स की रिडक्शन नहीं मिलती है, कार के रिपेयर में रनिंग बिल्कुल मिलेंगे, कार बिजनेस के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,30,000, इसके अंदर कुछ आपके मेडिकल खर्चे हुए हैं वो सब बिजनेस के ही माने जाएंगे, सैलरी दी है सही मानी जाएगी, इंटरेस्ट है ये आईयूएस में जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, इस कार को मैंने ना ये वाली कार मानी है जो पुरानी वाली कार जिसकी बुक वैल्यू थी 60,000, WDV वैल्यू 60 थी, बेची 97 की है, तो मैं इस पे सेक्शन 50 लगाकर 37,000 का मैंने इसका ब्लॉक खत्म कर दिया और 37 का शॉर्ट टर्म गेन लगा दिया, तो इसलिए मैंने ये 20,000 रुपए को यहां पर एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। कैश गिफ्ट फ्रेंड की 50 तक है तो इसको हमने टैक्स फ्री कर दिया और बाकी हमने पीजीबीपी इनकम निकाल ली। उसके बाद किराए की इनकम यहां से आएगी, यस। उसके बाद ये आपका 80C और 80D में आ जाएगा और आपने कुछ ये हाउसिंग लोन का पेमेंट करा तो ये भी आपको 80C के अंतर्गत आ जाएगा, ये 80D में आएगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो ऐसे बनता है, पीजीबी 537 जो ऊपर वाले पे हमने निकाली, यस। एचपी की इनकम किराए से हमने लिया 189, कैपिटल गेन अभी मैंने बोला 37,000 वो जो ब्लॉक खत्म हो गया, इंटरेस्ट ऑन रिफंड 1,300 रुपए, तो जीटीआई बन गई 764,300। 80C 1,30,000 है जिसके अंदर 1,30,000 कैसे आया, 1,30,000 आया गाइस, एक आपका एक तो हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल है 1,05,000 और लाइफ इंश्योर प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ, तो 130 ऐसे आया, 130 ऐसे आया और आपने 130 हमने ये ले लिया और 80D का जो प्रीमियम है वो 25,000 रुपए होता है अपने और अपने बच्चों के लिए, तो इसमें अपने लिए 12,000 दिए, बच्चे के लिए और अपने लिए शायद आपने अपनी वाइफ के लिए 20 दिए, बच्चों के लिए 12 दिए, तो ये 32 बनता है, मैक्सिमम 25 मिलेगा, सीनियर सिटीजन कोई है नहीं इसलिए हमने यहाँ पर 25,000 लिया, टोटल इनकम 6,09,300 आ गई, दैट वाज द केस, ठीक है। उसके अंदर और कुछ मुझे यहाँ पर वो बात लगी नहीं है इसलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। हाँ, 115 बीएससी में हम एज्यूम कर रहे नहीं है, वी हैव एज्यूम 115 बीएससी में नहीं है क्योंकि अगर ये 115 बीएससी में होता तो अनफॉर्चुनेटली इनको 80C टू 80U की डिडक्शन नहीं मिलती, क्वेश्चन साइलेंट था तो ये मेंशन करके आना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7A जो है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आईयूएस की इनकम निकालनी है, वैसे तो टोटल इनकम निकालनी है लेकिन है ये आईयूएस की इनकम। आपकी डायरेक्टर की फीस ये ऐड करेंगे आईयूएस में, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 1,20,000 है, 20% 57 सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी ब्याज की, तो 24,000 की मिल जाएगी, 60 की नहीं मिलेगी, देखिए 60,000 दिया हुआ है 24 की मिलेगी, तो 1,20 माइनस 24 96,000 यहां पर जुड़ेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट 10-11 के अंदर एग्जेम्प्ट होता है तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया। रेंट सबलेटिंग का जो आपने किराया दिया उसमें से माइनस कर लो, 64,000 रुपए टैक्सेबल होगा। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज, शादी पे गिफ्ट मिली है वो एग्जेम्प्ट होती है इसलिए एग्जेम्प्ट कर दी हमने, और रिलेटिव से मिले नॉन रिलेटिव से मिले दोनों एग्जेम्प्ट होंगी। फ्रेंड से मिली है बेटा 50 से ऊपर है तो टैक्सेबल होगी, फिक्स डिपॉजिट का ब्याज है टैक्सेबल होगा, और रिसीव लिखा नहीं तो ग्रॉसिंग करने की जरूरत नहीं है। सेविंग अकाउंट का ब्याज है 12,000 टैक्सेबल होगा, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है तो टैक्सेबल होगी, हमने एज्यूम कर लिया है ये ROR है। एक 80 TTA की डिडक्शन मिल जाएगी क्योंकि ब्याज की है वो 10,000 रुपए की तो 4,58,000 माइनस 10,000 4,48,000 इसका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7B में जो है वो TDS की बातें कर रहा है, जनरल मैनेजर है 6 लाख रुपए उसको सैलरी दी गई है, 115 BAC में है, तो अगर हम टैक्स निकालेंगे तो 12,500 रुपए प्लस 10% ऑफ 1,10,000 रुपए 22,500 1.04 तो 23,400 का TDS 192 सेक्शन में काटेगा जी उसका एम्प्लॉयर। डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने रेजिडेंट शेयर होल्डर को 60,000 का 10% 6,000 रुपए TDS 194 में कटेगा। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को ब्याज देती है तो 194A में नो TDS है, लेकिन अगर ये HUF अगर मान लीजिए HUF पार्टनर नहीं है तो फिर 10% पे इंटरेस्ट, ये कौन सा सेक्शन है 194A, यस। तो इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर, तो ये HUF मान लें पार्टनर है तो उस केस में TDS नहीं कटेगा, लेकिन अगर HUF पार्टनर नहीं है तो 10% 1,500 रुपए कटेगा। 45,000 रुपए का इंटरेस्ट बैंक को दिया है, जब हम बैंक्स को पेमेंट देते हैं तो उसमें हम कोई TDS डिडक्ट नहीं करते। कॉन्ट्रैक्टर को 90,000 की पेमेंट दी है, एग्रीगेट तो 1 लाख से नीचे 194C के अंतर्गत, लेकिन प्रॉब्लम है एक पेमेंट 30 से ऊपर चली गई, कोई भी पेमेंट 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी,
है ना, सिंगल पेमेंट बहुत 30, एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट, आपके अदर पेमेंट 10 से नीचे कोई मतलब नहीं, एक भी पेमेंट 30 से ऊपर ना हो, एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख से ऊपर ना हो, तो 1% कटता है क्योंकि इंडिविजुअल है कॉन्ट्रैक्टर, है ना, तो 1% कटेगा 900 रुपए। यस। कमीशन पेड टू ब्रोकरेज फर्म बाय अ कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कमीशन पे 15,000 तक अगर कमीशन होता है तो कोई टीडीएस नहीं कटता है, तो 194 के अंतर एच के अंतर्गत कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, क्योंकि द अमाउंट इज बिलो 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 15,000, तो 15,000 तक कोई टीडीएस नहीं है अगर कमीशन दिया जाता है। रेंट पेड 2,70,000 बाय डॉक्टर क्यू इंगेज इन प्रोफेशन विद एग्रीगेट रिसिप्ट 21 lakhs। देखो जी 194I में टीडीएस कटता है अगर वो इंडिविजुअल उसकी प्रोफेशनल रिसिप्ट लास्ट ईयर 50 लाख से ऊपर हो, वो तो है नहीं, तो 194I में तो काटेंगे नहीं। 194IB में जब होता है जब 50,000 रुपए महीने से हो, तो ये पूरे रेंट पेड 2,70,000 का है, फाइनेंशियल ईयर में है, तो ये पूरे साल का है, तो अगर मंथली भी किया जाए तो 50 से ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर डॉक्टर क्यू के पास कोई टीडीएस लायबिलिटी नहीं है, ना 194I में ना 194IB में। और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट आपने खरीदा है कंपनी ने, तो 194IA के अंतर्गत 1%, क्योंकि एग्रीगेट कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर है, तो आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 55 लाख का, दैट विल बी अप्रॉक्स 55,000 रुपए आई सपोज, है ना, 55 लाख का 55,000 रुपए, दैट विल बी टीडीएस, दैट विल बी डिडक्टेड। शॉर्ट नोट्स आए हैं, 3 ऑफ द फॉलोइंग क्लबिंग ऑफ इनकम पे सेक्शन 64(1)(a) में बता दीजिएगा कि क्लबिंग होती है माइनर की इनकम इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट हुज टोटल इनकम बिफोर क्लबिंग इज ग्रेटर। साथ में 1032 की एग्जेम्पशन मिलती है 1,500 रुपए पर माइनर, वो भी अगर फादर या मदर जिसके हाथ में क्लबिंग हो रही है वो 115 BAC में नहीं है। डीम्ड ओनर के हिसाब के 5 या 6 केसेस 27 सेक्शन के। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर और डेप्रिशिएबल एसेट्स, ऑल ऑफ द एसेट्स आर सोल्ड या सम ऑफ द एसेट्स आर सोल्ड, तो वो सेक्शन 50 आप बता सकते हैं। और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है जब आप कोऑपरेट नहीं करते हो सेसी के पास, और जब आप कोऑपरेट नहीं करते हो तो गवर्नमेंट के पास सेसी के अगेंस्ट जाने के लिए एक्स पार्टी असेसमेंट भी कहते हैं। क्या करें, गवर्नमेंट अपने आप फिर असेसमेंट करती है आपकी इनकम की, आपको स्क्रूटनी का नोटिस आया फॉलो नहीं करते हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कहते हैं आप फॉलो नहीं करते, आपको ऑडिट करवाने के लिए कहते हैं फॉलो नहीं करते, तो भाई मैं वेट कोई करूंगा आपकी इतने दिनों तक। तो ये हो गया जी हमारा 30-40 मिनट्स के अंदर पेपर। यस, एक और फेदर इन दी कैप ऑफ टैक्स फंडास। इसी तरीके से आप लोगों के साथ मैं हमेशा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता रहूंगा। अपना रिक्वायरमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा, व्हाट मोर डू यू वांट फ्रॉम मी। चलो गाइस, इसी तरीके से मेहनत करिएगा, नाम रोशन करिएगा अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने टीचर्स का और अपना भी। ऑल दी बेस्ट।